गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट एक विमीय द्विपरमाणुक जालक की प्रसमन्वय विधा वर्णक्रम, यानी कि नॉर्मल मोड स्पेक्ट्रम ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए नॉर्मल मोड ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ा था, यानी कि हमने एक विमीय ही जालक लिया था, लेकिन उसमें क्या था, सभी परमाणु समान थे, एक परमाणु जालक था वो। अब हम लोग एक विमीय जालक वापस लेने वाले हैं, लेकिन उसमें द्विपरमाणुक जालक है वो, यानी कि दो तरीके के परमाणु उसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं। तो ये भी लगभग उसके सिमिलर ही है, और हमें इसके अंदर भी वही ओमेगा का के साथ रिलेशन चेक करना है कि आवृत्ति जो है वो तरंग सदिश जो है उस पर किस तरीके से डिपेंड करती है, उसके साथ किस तरीके से वेरी करती है, डिस्पर्सिव होती है या नॉन डिस्पर्सिव होती है, किस किस तरीके के माध्यम क्रिस्टल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे व्यवस्था दिखाई दे रही है, एक एक परमाणु जालक है, सॉरी एक विमीय जालक है ये, एक ही दिशा में। इसमें क्या है, दो तरीके के परमाणु हैं। जो डार्क कलर से आपको शो किए गए हैं उनका द्रव्यमान है m2, और जो सिंगल सर्कल से शो किए गए हैं उनका द्रव्यमान है m1। ठीक है, और ये इनकी स्थितियाँ, ये सॉरी इनकी संख्या, ये 2n है, ये 2n-1 है, ये 2n-2 है, ये 2n-3 परमाणु है। इस तरीके से जो सम स्थिति पर है, यानी कि इवन नंबर पर जो व्यवस्थित है, उनको डार्क से शो किया गया है। जैसे ये 2 पर है, ये 4 पर है, ये 6 पे है, और उनका द्रव्यमान भी m2 है। इसी तरीके से जो इवन ऑड नंबर पर व्यवस्थित है, और नंबर पर व्यवस्थित है, तो जैसे ये 1, 3, 5, उनको हम द्रव्यमान m1 से शो करते हैं। ठीक है, और उनको एक सिंगल सर्किल से शो किया गया है। कोई भी दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, a है। ठीक है, और जो समान प्रकार के परमाणु हैं, एक जैसे परमाणु हैं, जैसे ये है या ये है, उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। ओके, और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, सिर्फ a है। तो इन दोनों के लिए, दोनों प्रकार के परमाणुओं के लिए हमें दो गति के समीकरण मिलेंगे। ठीक है, और किसी भी परमाणु पर बल जो है केवल उसके निकटतम परमाणुओं की वजह से ही लगता है। जैसे ये इक्वेशन हमने लिख रखी है, ये अपने प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग, उसी से जैसे एज इट इज़ लिखी जाएगी। जैसे यानी कि 2n+1 के लिए लिखी है, यानी कि ये वाला परमाणु, तो इस परमाणु पर बल किसकी वजह से लगेगा, इस परमाणु पर बल 2n जो परमाणु है उसकी वजह से, और 2n+2 है इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से बल लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए गति की समीकरण जैसे m1d2u2n+1/dt² बीटा, और 2n+2 u2n+2 और u2n-2u2n+1। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख रखा है कि किस तरीके से आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ये 2n+1 है, इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा बीटा u2n-u2n+1। ओके, इसी तरीके से 2n+2 है, उसकी वजह से माइनस बीटा u2n+2 माइनस u2n+1। इस तरीके से फोर्स जो है वो, नहीं इधर माइनस और ये प्लस, इस तरीके से फोर्स जो है वो लगेगा। फिर इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F बराबर, और F को हम लिख सकते हैं m1d2u2n+1/dt²। इसी तरीके से जो u2n है, यानी कि ये वाला परमाणु है, इस पे बल किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो u2n+1 और u2n-1 दोनों की स्थितियाँ आ गई, और u2n आ जाता है, दोनों इक्वेशन आ गए। और जैसे कि हमने पहले भी प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था कि ये जो टक्कर होती है बिल्कुल प्रत्यास्थ तरीके की मानी जाती है, तो ये समीकरण जो है वो प्रत्यास्थ तरंगों के समीकरण को व्यक्त करते हैं, जिनकी सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। u2n+1 यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो a e⁻∗ यानी कि ये टक्कर जो है वो, टक्कर मतलब कि जो अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष ये कंपन करेंगे, कंपन का जो आवृत्ति होगी वो ω1 है, और -2n+1 ka। इसी तरीके से u2n be⁻∗ω2t -2n ka। ठीक है, इस तरीके से दोनों के लिए इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ओके, और ए और बी दोनों तरंगों के आयाम हैं। जैसे
+1 वाले की जब वाइब्रेट होगा और उसकी गति बाधित होगी निकटतम परमाणुओं से, तो उस अवस्था में उसका अलग आयाम है और b जो है वो 2nवें परमाणु का आयाम है। फिर हम इन दोनों इक्वेशन का 2 बार अवकलन करते हैं। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन का 2 बार अवकलन किया, तो जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा 1 ही है, आयोटा ओमेगा 1 है, तो ये 2 बार आ जाएगा, तो -ओमेगा 1 स्क्वायर और बाकी एज इट इज़ रहेगा, तो u2n+1 वापस लिख दिया। इसी तरीके से जैसे ये 2 है, u2n है, तो इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो वही आयोटा ओमेगा 2 2 बार आएगा, तो -ओमेगा 2 स्क्वायर और u2n आ जाता है। ठीक है, अब हमने ये दोनों तो निकाल लिए 2 बार अवकलन करके। अब जैसे हमारे पास u2n+1 है, इसी तरीके से अगर u2n-1 लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो a e⁻आयोटा ओमेगा 1t माइनस 2n-1 ये आ गया। ठीक है, तो a e⁻आयोटा ओमेगा 1t माइनस, इसमें से जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये -1 है तो हमने इसमें प्लस अगर एक जोड़ दें और एक घटा दें तो ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो जो एक जोड़ेंगे, जैसे इसके अंदर हमने e की पावर प्लस आयोटा के ए और e की पावर माइनस आयोटा के ए ऐड कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वैसे ही एक दूसरे से कैंसिल होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को तो अंदर ले लेंगे, एक अंदर माइनस है ही सही और एक बाहर माइनस है, तो ये जो है ना ये इधर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, प्लस वाला है, ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो हम माइनस वाला अंदर रखेंगे और प्लस प्लस वाले बाहर प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये अंदर किसका बन रहा है, u2n+1 का बन रहा है, इसी तरीके से 2n+2 लिखेंगे, तो +2 लिखेंगे ना, यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे +2 कर देना। ठीक है, तो +2 करेंगे ना, तो हम सिर्फ 2n के ए को अंदर रखेंगे, बाकी जो है उसको बाहर निकाल देंगे, तो e की पावर -2 आयोटा के ए, तो ये बन गया u2n और ये e की पावर -2 आयोटा के ए। हमने ये इसलिए निकाला है ताकि हम इस इक्वेशन के अंदर, जैसे हमें ये चाहिए ना 2n+2 2n-1, ठीक है, तो इनके मान हम लोग रख सकें, इसलिए हमने इनको निकाला है, तो इनके मान रख देंगे। अब तो इस तरीके से हम इसके अंदर ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में जैसे ये अवकलन वाले हैं तो इनके मान रख देंगे, ये और ये, और उसके बाद जैसे 2n+2 है, 2n-1 है, इनके मान है ही सही, 2n-1 के +2 के इनके मान भी ऊपर रख देंगे, तो इधर तो बन गया ये -m1 ओमेगा 1 स्क्वायर u2n+1 और इधर बन गया ये बीटा, और इसके साथ ही जैसे हमारे पास पहले क्या था 2n+2, पहले है प्लस 2n+2 फिर 2n और फिर 2n+1 ये है। ओके, तो 2n+2 को तो रखेंगे u2n e की पावर -2 आयोटा के 2n और 2n+1। ओके, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जैसे ये u2n को कॉमन ले लेंगे और 2n+1 ये है, इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें 2n+1 और ये 2n+2 था और ये 2n, इनमें से हम 2n+1 को कॉमन ले लेंगे, ये u2n हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं हम इन दोनों इक्वेशन में समीकरण 9 से, 9 में क्या है, फर्स्ट ऊपर वाली, तो ऊपर वाली इक्वेशन में जैसे क्या है कि इधर भी u2n+1 है और ये भी u2n+1 है, इसको आप इस साइड ले जाओ, इस साइड लेके जाओगे ना तो ये बीटा और साथ में 2, तो 2 बीटा प्लस का हो जाएगा और अंदर इसमें बचेगा m1 ओमेगा 1 स्क्वायर और u2n+1 क्या है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो u2n+1 कॉमन आने से 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर ये बट्टे में ले आएंगे और बाकी जो कॉमन था वो है ही सही, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, u2n+1 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस ई की पावर -2 आयोटा के ए बटे 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा 1 स्क्वायर। उसके बाद इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है हमारी ये वाली, इस इक्वेशन में भी 2n प्लस जो 2u2n है उसको आप इधर ले जाओ, तो ये 2 बीटा और -m2
ओमेगा स्क्वायर ये बन गया, u2n कॉमन है। हम इस वाली साइड में जो क्या बचेगा ये बीटा और u2n+1, तो u2n+1 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस m2 ओमेगा 2 स्क्वायर और बटे में ये वाली चीज़ बटे में आ जाएगी इधर। तो ये रिलेशन मिल गया हमें। ये भी u2n और u2n ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। और वैसे u2n+1 होता क्या है, ये वाला होता है जैसे शुरुआत में लिखा था हमने। और u2n क्या होता है, ये होता है, ये शुरू शुरू में लिखे थे ना दोनों एम्पलीट्यूड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये वाले एग्जैक्टली तो यही है इनके मान। अब क्या होता है, ये दोनों ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये समय के सभी मानों के लिए यथार्थ है, एग्जैक्ट है, सही है। तो सही तो तभी हो सकती है जो समय के जो कॉफिशिएंट इसके साथ है वो बराबर हो, यानी कि आवृत्ति ओमेगा 1 और आवृत्ति ओमेगा 2 जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर होनी चाहिए। दोनों आवृत्तियाँ बराबर होने का मतलब दोनों परमाणु जो है वो समान आवृत्ति से कंपन करेंगी। ओके, अब देखो जैसे u2n इसके बराबर भी है ना, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। एक दूसरे के बराबर रखने पर क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे रख दी एक दूसरे के बराबर, बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। अब देखो क्या आता है, जैसे हमने बराबर रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बीटा स्क्वायर बन गया और 1 का 1 के साथ, और इन दोनों का आपस में भी गुणा होगा तो 1 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 2 हो जाएगा। और फिर एक -2 आयोटा के और एक +2 आयोटा के, ठीक है। इसी तरीके से जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 बीटा स्क्वायर, और एक बार जैसे 2 बीटा कॉमन ले लो और उसके साथ में जैसे m2 ओमेगा स्क्वायर और एक बार m1 ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये रहा 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर m2 बीटा स्क्वायर, और उसके साथ साथ में m1 m2 ओमेगा की पावर 4 ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब क्या होगा, हम लोग ये करेंगे, जैसे ये वाला है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर जैसे आयोटा के ए प्लस e की पावर माइनस आयोटा के ए बटे 2, ये क्या होता है कॉस के ए होता है। अब यहाँ पे 2 है तो कॉस 2 के ए हो गया, ये है ना, तो 2 कॉस 2 के ए हो गया यहाँ पे। अब ओमेगा की पावर 4 तो m1 m2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे बटे में m1 m2 आ जाएगा। और उसके बाद में ये भी बीटा स्क्वायर है और ये भी बीटा स्क्वायर है, इनको हम एक साइड ले आते हैं तो 2 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बटे m1 m2 है ही सही, और ये अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 के ए इज इक्वल टू 0, जिसको आप बदल सकते हो साइन स्क्वायर के ए के अंदर इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जैसे ओमेगा का द्विघात समीकरण है उस तरीके से चतुर्थ घात है ये, तो उसके सॉल्यूशन द्विघात के रूप में हमें प्राप्त होंगे। जैसे आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे तो जैसे -b तो ये b है, और प्लस का हो गया प्लस माइनस, और उसके बाद में क्या रूट b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि इसका तो 4 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर हो गया 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और ये c है, और a के अंदर क्या है, a के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये c ही है। बीटा स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया क्योंकि उस सेकंड टर्म में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया ओमेगा स्क्वायर में। ओमेगा स्क्वायर में मतलब इसके दो सॉल्यूशन होंगे, ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर, जैसे ये श्रीधराचार्य सूत्र में हमने प्लस माइनस लगाया है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस लगाने से एक प्लस वाला सॉल्यूशन और एक माइनस वाला सॉल्यूशन, तो जो प्लस वाला सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल ब्रांच, जो माइनस वाला सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एकॉस्टिक ब्रांच या ध्वनिक शाखा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कर्व है, कर्व के बारे में हम जैसे जैसे अलग अलग केस लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, उस हिसाब से क्या है इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल केस लेते हैं कि जब k बराबर 0 है, अगर मानो k बराबर 0 है तो k को 0 लेने पर हमारी इक्वेशन जो है ऊपर वाली उसमें ये वाला टर्म 0, ठीक है। अब ये वाला 0 होने पर सिर्फ ये बचा और इसमें स्क्वायर है और इधर रूट लगा है तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, प्लस में सेम हो जाने पर प्लस वाला केस जो है उसमें ये जुड़ जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास 2 बीटा m1 m2 बट्टे m1 m2 ये आ जाता है। तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा जैसा कि ये आया है,
ओके। ओमेगा प्लस में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब ओमेगा माइनस यानी कि माइनस साइन लेंगे तो ये दोनों सिमिलर होने से ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब के का मान ज़ीरो होता है तो ऑप्टिकल ब्रांच में तो मैक्सिमम वैल्यू है और एकॉस्टिक में लगभग ज़ीरो मान आता है। इसी तरीके से ज़ीरो के अलावा थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन के अल्प मानों के लिए, कम मानों के लिए। तो कम कम मानों का मतलब होता है साइन के ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली के ए। साइन का मान जो है वो बहुत ही कम है, तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ओमेगा स्क्वायर तो जो था उसमें बीटा m1 प्लस m2 बटे m1 m2 ये है, तो ये तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें से और इसमें से। तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, और ये वाला जो है इसके साथ क्या होगा, जैसे इसमें स्क्वायर है m1 m2 का नीचे बटे में, तो इसमें तो एक ही है, तो इसमें ऊपर m1 m2 आ जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक बार ये इस तरीके से हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ये आ गया, ऊपर m1 m2 नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और फोर फोर था, ठीक है। और साइन साइन के ए था तो उसका के ए बच गया के स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और क्या था, रूट में से बाहर निकालेंगे इसको, तो रूट में से बाहर निकाला ही नहीं है। तो पावर जो थी, जैसे इसका क्या किया है उसने, पावर जो है उसको आगे ले आया है, 1/2 कर दिया, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तभी तो रूट भी हट गया और ये इनके स्क्वायर के स्क्वायर रह गए। यानी कि जैसे ऐसे होता है ना, 1 माइनस एक्स की पावर जैसे 1/2 है, तो उसको रख दिया 1 माइनस 1/2 एक्स, ऐसे प्रसार करते हैं ना, उस तरीके से। उसके बाद ये आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे प्लस करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 माइनस समथिंग जो भी है, ठीक है। अब ये वाला तो नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो 2 बीटा, ये ओमेगा प्लस आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ओमेगा माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे ये माइनस वाला साइन ले लेंगे तो भी क्या है, एक मिनट, माइनस वाला साइन लेंगे तो फिर ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो चला जाएगा, यही बचेगा सिर्फ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, m1 से m, ये नीचे वाला गया इधर, इससे ये गया, स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2 बीटा, और के ए तो स्क्वायर होने से रूट से बाहर आ जाएंगे, और क्योंकि इसका ये स्क्वायर लग रहा है ना, इसकी वजह से रूट तो आएगा, और √2 बीटा बाई m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस जो है वो के अल्प मानों के लिए लगभग नियत रहता है, यानी कि वो के के साथ वेरी नहीं करता है, रैखिक परिवर्तन होता है। ओमेगा का के सापेक्ष परिवर्तन चित्र में आलेखित किए गए साइन पद के कारण क्या होता है, ओमेगा के साथ ओमेगा का के सापेक्ष परिवर्तन आवृत्ति होता है। जैसे ये देखो यहाँ पर, जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो पे एकॉस्टिक ब्रांच का मान क्या है, ज़ीरो, और ऑप्टिकल का क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद जैसे कम वैल्यू के लिए देखें, कम वैल्यू के लिए देखेंगे ना, तो ये तो लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, और इसका मान क्या है, के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। वो ऊपर वाला ऑप्टिकल वाला तो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, के साथ वेरी नहीं कर रहा, और ये के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली। और इसका जो ये मान है वो -π/2a से +π/2a के अंतराल में ही जैसे शो किया गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम ब्रिल्वा जोन, और द्वितीय ब्रिल्वा जोन की परिसीमा क्या होगी, -3π/2a से -π/2a, और +π/2a से 3π/2a, ये क्या है, सेकंड ब्रिल्वा जोन की परिसीमा होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक और केस लेंगे। ये तो था जैसे अभी दो केस लिए, के इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा के मान कम मान के लिए लिया, ओके। अब हम लोग लेंगे के इज़ इक्वल टू +-π/2a के लिए, तो π/2a, तो हमारे पास है साइन के का मान होता है π/2a, सॉरी यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये गया तो ए गया, तो π/2 यानी कि 1 हो गया, तो इधर तो 4 साइन स्क्वायर के ए था, उसको तो 4/m1 m2 बच गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को आप खोलोगे तो 2m1 m2 बनेगा, और इधर 4m1 m2 एलसीएम लेने से तो ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है।
इसको आप बाहर निकाल लो होल स्क्वायर को, तो ओमेगा प्लस में तो आ जाएगा 2β/m2, ठीक है। और ओमेगा माइनस जो है उसके अंदर क्या होगा, ये जैसे क्या है हमारे पास माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आने से जैसे ये m1 वाली टर्म तो कट जाएगी और m2 वाली बचेगी, ऊपर m2 वाली बचेगी, नीचे m1 m2 है तो m2 से m2 गया, m1 बच गया, तो ओमेगा माइनस में √2β/m1 आ जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों शाखाओं में उपस्थित कंपनों के भौतिक महत्व को समझने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे k इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2a, उस पर मान निकाले। ये क्या है, फर्स्ट ब्रिल्मा जोन की बाउंड्री है, क्या है, फर्स्ट ब्रिल्मा जोन की बाउंड्री है, इस पे देख रहे हैं हम। जब ω1 बराबर ω2 बराबर ओमेगा और k अटेंड्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में जैसे a/b, तो a/b हमने यहाँ से निकाल लिया, जैसे ये था ना यहाँ पे, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे उसमें दे रखा होगा कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, 4 व 11। तो 11 तो कहाँ गई 11, एक मिनट बच्चों, 11 नंबर इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसके अंदर k को 0 करना है, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2β और नीचे बनेगा 2β माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा। और u2n बटे u2n प्लस 1 बटे u2n, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा u2n प्लस 1 बटे u2n इज इक्वल टू 2β बटे 2β माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा। और 2n प्लस 1 बटे u2n, ये जो है यहाँ से जैसे इन दोनों का आपस में भाग दे दोगे ना आप, आवृत्ति को समान कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, k को 0 करने पर ये क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो a/b जो है वो किसके बराबर आ गया, u2n प्लस 1 बटे u2n के, तो यहाँ से उसको ऐसा लिखा गया है जो वहाँ पे लिखा है ना उसे, यानी कि हमारे पास a/b जो है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब k बराबर 0 की कंडीशन पे ओमेगा माइनस जो है वो तो क्या होता है 0 और ओमेगा प्लस क्या होता है, ये हमने शुरू में फर्स्ट केस लिया था वहाँ ये लिखा था, ठीक है। तो अगर हम लोग आवृत्ति अगर ओमेगा माइनस की शाखा के लिए देखें a/b को, तो माइनस के लिए ये मान 0 हो गया m1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2β/2β यानी कि 1 हो गया, यानी कि दोनों m1 द्रव्यमान वाले कण और m2 द्रव्यमान वाले कण दोनों का आयाम क्या है, समान होगा, वो समान आयाम से कंपन करेंगे। और अगर हम लोग ओमेगा प्लस वाले के लिए देखें तो प्लस वाले का मान तो ये था, इस मान को यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या आता है m2 माइनस m2/m1, यानी कि दोनों क्या है विपरीत दिशाओं में कंपन करते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के परमाणु। और जैसे माइनस साइन लगाए तो ये तो एक प्रकार के परमाणु है, ये दूसरे प्रकार के परमाणु, ये एक प्रकार के, ये दूसरे। और एकॉस्टिक में क्या होता है, सभी समान दिशा में कंपन करते हैं, यहाँ से ये रिजल्ट जो है वो निकल करके आता है, ठीक है। और यहाँ पर जब k इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2a, अगर प्लस माइनस π/2a रख दें तो उस कंडीशन में a/b बराबर 0, तो a/b बराबर अगर 0 हो जाता है तो या तो a 0 है और b नॉट इक्वल टू 0, और अगर b को 0 ले ले तो इसका मान क्या है इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस कर्व में क्या होता है, देखिए इस कर्व को, कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर इनके मान ऑप्टिकल जो ब्रांच है उसके मान जो है वो 0 को अप्रोच करते हैं और एकॉस्टिक के बड़े हुए हैं। और इसी तरीके से 0 पे इसका मान जो है वो माइनस m2/m1 और इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू बराबर 1, जैसे यहाँ पे क्या है समान 1 मतलब m2 बराबर m1, सॉरी m2 बराबर m1 a बराबर b, एम्पलीट्यूड समान हो जाते हैं। यानी कि बाउंड्री पर क्या होता है, बाउंड्री पर m1 द्रव्यमान वाले जो परमाणु है वो गतिहीन, और जबकि ध्वनिक शाखा के परमाणु जो है वो क्षेत्र परिसीमा पर m2 द्रव्यमान वाले कण जो है वो विरामावस्था में होते हैं।
यानी कि बाउंड्री पर क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु जालक जो है वो कंपन करता है। के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2a से कम हो तो दोनों उपजालक कंपन करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर दोनों प्रकार के जालक कंपन करते हैं और यहाँ पर परिसीमाओं पर केवल एक प्रकार का जालक जो है वो कंपन करता है। उसके बाद है फॉरबिडन गैप। उसके बाद जैसे हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ए पर, पाई बाई 2a पर ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम जो है उसकी कुछ वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ओमेगा प्लस प्लस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो ये है, और जो मिनिमम है वो ये है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिली थी के इज इक्वल टू 0 पे, और ये मिली थी के इज इक्वल टू पाई बाई 2a पर। इसी तरीके से ये के इज इक्वल टू 0 पे और ये पाई बाई 2a पर। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा है उसके मान जो है इन सीमाओं के मध्य नहीं होते हैं, इससे पहले हैं और इसके बाद हैं, तो इस अंतराल के अंदर कोई आवृत्ति नहीं है। इसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अगर दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान समान हो, यानी कि m1 और m2 अगर दोनों बराबर हों, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों परमाणुओं के कोई भी आवृत्ति अंतराल हमें प्राप्त नहीं होगा। सभी परमाणु जो है वो समान आवृत्ति से कंपन करते हैं, कोई भी गैप हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक विमीय द्विपरमाणु जालक है वो एक बैंड स्टॉप फिल्टर की भांति काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में दिए गए हैं जो ऊपर की थ्योरी से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, तो आप इनको भी अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में भी कि जैसे एक परमाणु या द्विपरमाणु क्रिस्टलों में ध्वनिक शाखा के जालक कंपनों को प्रत्यास्थ बल द्वारा परमाणुओं के को बल के अनुदिश कंपन कराकर, यानी कि इलास्टिक फोर्स के थ्रू एकॉस्टिक ऑप्टिकल ब्रांच के जो एकॉस्टिक ब्रांच के जो कंपन हैं उनको एराइज किया जा सकता है। ठीक है, और ऑप्टिकल ब्रांच के जो होते हैं यानी कि प्रकाशिक शाखा के कंपन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्तेजित किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है कि अगर दोनों परमाणुओं के समान द्रव्यमान हो तो कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होगा। फोर्थ है, जैसे जैसे भारी परमाणु का द्रव्यमान बढ़ता है प्रकाशिक शाखा का वक्र जो है वो सपाट होता है तथा ध्वनिक शाखा का वक्र तीक्ष्ण होता जाता है। यानी कि जिससे इस तरीके का कर्व मिला है ना प्रकाशिक का और ध्वनिक का इस तरीके का, तो ये तो और ही ज़्यादा सपाट हो जाएगा ये इस तरीके से, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, और ये क्या है और ही ज़्यादा शार्प होता जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, और भारी परमाणु का द्रव्यमान अनंत हो जाने पर ध्वनिक शाखा के कंपन विलुप्त और प्रकाशिक शाखा का वक्र के अक्ष के समांतर, यानी कि ध्वनिक शाखा में तो कुछ भी नहीं और ऑप्टिकल ब्रांच का कर्व जो है वो एक सपाट लाइन मिल जाती है। और अगर मान लीजिए हल्के परमाणु का द्रव्यमान कम होगा तो प्रकाशिक शाखा का वक्र जो है वो तीक्ष्ण होता जाता है और ध्वनिक शाखा के वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिल्वा जोन जो हमें दिया गया है, हल्का परमाणु प्रकाशिक शाखा तथा भारी परमाणु जो है वो ध्वनिक शाखा की आवृत्ति परास में कंपन करता है। प्रकाशिक विदा वास्तव में हल्के परमाणु की प्राकृतिक आवृत्ति है जिसमें भारी परमाणु की उपस्थिति के कारण परिवर्तन होता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना और कहीं भी कुछ भी डाउट्स हो तो पूछिएगा बच्चों। और खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। काफ़ी लेंथी टॉपिक हो गया है तो पर एक साथ करेंगे तभी ठीक है। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। धन्यवाद।